यस, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, a satellite orbiting around the earth and gravitational force of earth acting on the satellite both equal F. The net force on the satellite is. तो यहाँ पर एक्चुअली इसका आंसर होगा, कितना होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? बच्चों ने क्या क्या लिखा है तो देखता हूँ मैं। 0। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो तब तक। The centripetal force acting on a satellite orbiting round the earth and gravitational force of earth acting on satellite both equal F. The net force on the satellite is. तो बहुत से बच्चों ने 0 लिखा है, ओके, पर इसका आंसर 0 नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी। उसका रीजन क्या है? देखो, जब सैटेलाइट अर्थ को ऑर्बिट कर रही है, ठीक है, सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अर्थ, यहाँ पर देखो ऐसा अर्थ वो फ्री फॉल में होने की वजह से यस, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। यस यस, अर्थ इस पर एक फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो ये जो अर्थ का जो फोर्स है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो अर्थ का फोर्स है यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से थोड़ी ना कुछ होता है। मैंने आपको क्या बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स के रिगार्डिंग? अगर कोई चीज ऐसे सर्कुलर पाथ में जा रही है, अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में जा रही है तो ये वाला जो फोर्स होगा, कोई तो फोर्स लग रहा होगा ना इस पर, जो इसको सर्कुलर पाथ में ले जा रहा होगा, उसी को तो हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर मून जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। अगर आप रस्सी को गोल गोल घुमा रहे हो, रस्सी को लेके ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, तो रस्सी का जो टेंशन है दैट इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है कि नहीं? ओके। तो यहाँ पर अगर मून जो है अर्थ के चक्कर काट रहा है गोल गोल, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? जो ग्रेविटेशनल पुल है वही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, और तो कोई दूसरा फोर्स लग नहीं रहा है ना वहां पे। समझी बात की नहीं समझी? अगर मान लो एक कार है, कार इज टेकिंग अ टर्न लाइक दिस, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा यही तो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। तो ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से नहीं होता। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो नेट फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने आपको एक स्टेटमेंट में लिखवाया था, इट इज अ नेट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि सर्कुलर पाथ में जा रहा है। तो सर्कुलर पाथ में जाने के लिए नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियल, मतलब रेडियस के अलोंग जो फोर्स लगेगा नेट फोर्स, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेडियस के अलोंग नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स कितना लग रहा है? ग्रेविटेशनल पुल का ही तो नेट फोर्स लग रहा है कि नहीं है? है कि नहीं है बच्चों? करेक्ट ना? चलो, तो आई बात समझ में? इसका आंसर होगा, जल्दी से बताओ। तो अगर आप ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन जब देखोगे इसको तो आप पॉज कर लेना एंड देन यू कैन ट्राई सॉल्विंग इट एंड देन, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट पॉज करो, आपको टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा आंसर लिखिए, ठीक है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मास जो है ना आपका, अगर मान लो ये मास m है और ये मास बड़ा m है, ठीक है, इसके बीच में कितना भी बड़ा, कितना कुछ भी मटेरियल डाल दो एंड ऑल, इसके बीच का जो फोर्स ना ये कभी भी इफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो आप सोच के देखो ना, ये पॉइंट मैंने बताया भी था, अर्थ और हमारे बीच में कंक्रीट है, तो क्या कंक्रीट की वजह से अर्थ हम पे फोर्स लगाने छोड़ देती है? कितनी भारी कंक्रीट है आपकी बिल्डिंग जो है, अगर मान लो आप 12th फ्लोर पे रहते हो, 14th फ्लोर पे रहते हो, तो कितनी 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 सारी कंक्रीट आपके और अर्थ के बीच में है, तो क्या अर्थ आप पे mg फोर्स नहीं लगाती है क्या?
तो मतलब आप अगर 12वीं मंजिल पर जाओगे और अपना वेट लोगे तो कम हो जाएगा क्या? इज इट समथिंग लाइक दिस? ऐसा कुछ फिनोमिना होता है क्या? नहीं होता है ना। तो नहीं। आप उसको कितने भी डेंस मटेरियल से भर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उसके फोर्स में जो अर्थ आप पे लगाएगी, दैट विल बी ऑलवेज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 1 ना। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना सबको? फिर भेजा। भेजा। तो आई तो मैं यहाँ से ये मुझे समझ में आया कितने बच्चों को कितना समझ में आया है। ओके प्रियांशु, सिद्धेश, तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखो एफ को क्या लिख सकते हो, जी, क्योंकि आइडेंटिकल सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियस आ रहे हैं, तो ये m इंटू एम, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा दोनों के बीच में डिस्टेंस? 0। 2r। 2r होगा, ये दोनों के सेंटर लेते हैं, डिस्टेंस इज 2r। 4r, और मास को क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r टू द पावर। देखो जी जी ये सब तो कांस्टेंट है, 16/9 जीरो, ठीक है, पाई r टू द पावर 6 अपॉन r टू द पावर 2, r टू द पावर 4 हो जाएगी। कितना आंसर है इसका? r टू द पावर 4। सर ये फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट क्यों किया? क्योंकि मास इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन रेडियस ना। मास जो वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस केस में मास जो है, इज इट नॉट डिपेंडिंग ऑन रेडियस? आप मुझे बताओ। जनरली जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं तो हम अज्यूम करते हैं मासेस बहुत दूर दूर पर है, तो इस वाले केस में रेडियस पे डिपेंड नहीं करे, इसका जो इंडिविजुअल रेडियस है उस पर ही डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? अगर मान लो मैं बोलता हूँ m1 m2, ठीक है, ये मेरा r हो गया, तो इफ माई फॉर्मूला, इफ आई एम कंसिडरिंग दीज टू मासेस, तो यहाँ पर इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, मतलब m1 और m2, क्या बोलते हैं, इसका रेडियस जो है आपस में, इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर बेसिकली। ठीक है, समझ में आई बात? इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा r। सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डिस्टेंस r है इस पर इसका मास डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ पर इसका जो मास है ये डिस्टेंस r पर थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? देयर इज अ डिफरेंस। सर ठीक है, हाँ बोलो बोलो। सर जल्दी ग्रेविटी बोलो। में ऐसा, हेलो हाँ बोलो बोलो, सुन रहे हो। सर, ग्रेविटी में ऐसा केस एग्जिस्ट कर सकता है क्या? सर मैं 1 मिनट एनोटेट करूँ क्या? हाँ एक करो। सर सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट 1 एंड सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट 4, और वो दोनों एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अभी आप क्या 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 बोलोगे? इसका और इसका जो सेंटर है, इस लाइक इसके बीच का डिस्टेंस लोगे अभी आप। ठीक है, हम इसके जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर ओके इसके सेंटर ऑफ मास ओवरलैप करें तब देन यू कांट से कि इसमें कोई फोर्स, फिर वो एक ही ऑब्जेक्ट हम पकड़ेंगे उसको। ठीक है, लाइक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखो g जो है आपका, g को हम क्या बोलते हैं? g इज व्हाट? g इज g टाइम्स m अपॉन r स्क्वायर। अब m को आप क्या लिख सकते हो? अगेन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब जनरली प्लैनेट स्फेरिकली रहते हैं, करेक्ट? जनरली प्लैनेट क्या रहते हैं? स्फेरिकल रहते हैं। तो कितना होगा? g डेंसिटी 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r स्क्वायर। ठीक है,
तो आज दिस इज कैंसिल, तो यहाँ पे जी क्या क्या हो गया आपका, जी इज, ये सब चीजें देखो कांस्टेंट है, तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आई थिंक इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, तो बच्चों ने सही लिखा है, यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। हाँ, तो वो सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, जी की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी मास कितना हो जाएगा, न्यू जी निकालने के लिए मास इज हाउ मच, 1/7। मास कितना होगा, 1/7 होगा ना। सब स्क्रीन में दिख रही है। एक स्क्रीन नहीं दिख रही है, शेयर नहीं किया मैंने। ओके ओके, तो जी के वैल्यू क्या होता है बेसिकली, अभी दिख रही है ना सबको स्क्रीन। पास जी की वैल्यू होती है जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये जो जी डैश होगा यहाँ पर, जी डैश विल बी जी 1/7 मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ, अभी हाफ हो गया है, so this is basically 4/7 g m by r square, which is 4/7 आपका जी। ठीक है, ठीक है ना। ओके, तो वेट अभी कितना होगा, वेट इज गोइंग टू बी, अर्थ पे कितना था, mg था, तो प्लैनेट पे कितना होगा, m 4/7g, इट इज इक्वल टू 4/7 ऑफ mg। mg कितना है, 700 ग्राम वेट, तो विच इज हाउ मच, ऑलमोस्ट 400 ग्राम। तो आंसर शुड बी 400 ग्राम। ठीक, समझ में आई ना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं अभी। ओके, ये बताओ, जल्दी से बताओ कितना होगा, इसका आंसर क्या होगा। देखो, अर्थ अभी ऐसे रोटेट हो रही है आपकी एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस लाइक दिस। आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो रोटेशन की वजह से क्या होगा बच्चों, यस सेंट्रीफ्यूगल। यस यस, पढ़ा था ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद हो अगर आपको तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन ये होगा ना, और अर्थ आपको खींच भी रही है अपनी तरफ। कैसे खींच रही है अर्थ, अर्थ आपको इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ खींच रही है, ये mg हो गई, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द नेट फोर्स, और यहाँ पे एक और फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला कंपोनेंट जितना बढ़ेगा उतना आपका क्या बोलते हैं, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो उतना कम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मल रिएक्शन प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू mg। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक्चुअली अगर आप देखो, हम जो वेट अपना मेजर करते हैं वो क्या होता है, वो नॉर्मल रिएक्शन ही तो होता है। जो हमारा वेट है दैट इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की mg डैश, आप इसको ऐसा ऐसा सोच सकते हो। तो mg डैश जो है यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, mg डैश यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी लेस देन g और नॉट, mg डैश इक्वल टू mg माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है mg डैश इज लेस देन g। ठीक है, तो जब अर्थ रोटेट करी तो हमारा वेट जो स्लाइटली कम हमें दिखता है एज कम्पेयर जब अर्थ अगर स्टॉप कर देगी रोटेट करना तो। ठीक है, तो वेट विल इंक्रीज, दिस इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। समझ में आई बात सबको? हाँ सर। ये तो बहुत ही सिंपल है। दिस थिंग बताओ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लीस्ट एट इक्वेटर। यस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लीस्ट एट इक्वेटर। क्यों इक्वेटर पर? क्योंकि अर्थ इज बल्जिंग फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो इस बल्ज की वजह से क्या होता है, डिस्टेंस बड़ा हो जाता है, ये डिस्टेंस कम हो जाता है। तो ग्रेविटी इज लीस्ट कहाँ पर होगी? इक्वेटर पर सबसे कम। ये बताओ कितना होगा ये। चलो अभी बताओ, अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपके सामने सॉल्व किया था, जल्दी से बताओ। अगर नहीं किया था तो इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से। जी को आप क्या लिख सकते हो? जी को आप लिख सकते हो जी एम बाई आर क्यूब ना, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। सॉरी, स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर हो, लिख सकते हैं बच्चों कि नहीं? हाँ सर। ओके। और अगर यहाँ पर मुझे इसका वॉल्यूम लेना है तो वॉल्यूम लेने के लिए क्या मैं यहाँ पर इसको देखो इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ? हाँ, अभी बराबर यहाँ पर होगा, ऊपर आ जाएगा 4/3 पर। तो अभी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई? और ये मास अपॉन वॉल्यूम है, करेक्ट? तो मास अपॉन वॉल्यूम कितना होगा? जी डेंसिटी इनटू रेडियस। तो डेंसिटी इनटू रेडियस का तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। जी की वैल्यू बच्चे समझ में आया क्या 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 किया है मैंने? समझा क्या क्या किया मैंने? देखो जी, ये जो इक्वेशन थी इसमें पहले मैंने आर को मल्टीप्लाई किया और आर से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया? जी एम 4 बाई जी एम मतलब आर क्यूब इंटू आर, ठीक है। ये क्या हो, जी एम आर क्यूब इंटू आर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। और बस ऊपर नीचे 4/3 पाई का मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 पाई का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया? वॉल्यूम बन गया। ये मास, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी 4/3 पाई जी डेंसिटी इंटू आर। समझ में आई बात की नहीं आई? तो जी को हम क्या बोल सकते हैं? जी इज एक्चुअली रो इंटू आर, ठीक है। जी इज रो इंटू आर। सर लेकिन ये डी आएगा ना, R1 डेंसिटी 1 इज टू R2 डेंसिटी 2। हाँ, तो ये होना चाहिए G1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G is directly proportional to density into radius। नहीं ठीक सर, है, ये सी और डी ऑप्शंस थोड़े अलग है। C और D। अच्छा, ओके, सेम है क्या? नहीं सर, सर डी होना चाहिए ना। हाँ, R1 P2 कैसे आएगा? अच्छा हाँ हाँ, यस यस यस, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा ये R1 P1 है। या इट हैज टू बी R1 P1 इज टू R2 P2। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं है? हाँ सर, आया समझ में। G is directly proportional to R1 and R2, ठीक है। तो इसमें सही रहेगा, ठीक है। डी इसका आंसर है, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने सही दिया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 जल्दी से बताओ। सर भेजा। ओके ओके, देखता हूँ। तो बच्चों इसका सीधा सीधा आंसर है सी। तो सीधा सीधा आंसर क्या है? सी। जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो क्या होगा? हमारा जी डिक्रीज करता है ना, इसका सीधा सीधा आंसर आ गया सी। ठीक है, बाकी सब केसेस में इंक्रीज करेगा। आप नीचे जाओ ऊपर जाओ, आपका जी हमेशा डिक्रीज करता है, ठीक है।
और हमें यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इंक्रीज, क्या पूछना, हाँ बराबर है। रोटेशनल वेलोसिटी बढ़ाओगे तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, ओमेगा मतलब क्या हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय ओमेगा। देखो ये शायद आपको स्टेटमेंट क्लियर नहीं हुआ होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर अर्थ बहुत तेजी तेजी से घूमेगी तो व्हाट विल हैपन, हम पर सेंट्रीपिटल फोर्स उससे उतना उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा। करेक्ट, हमारा वेट जो है वो कम होता रहेगा, जो नॉर्मल रिएक्शन जो हम देखेंगे स्प्रिंग बैलेंस पर वो कम होता रहेगा। ठीक है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है ना? तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, अरे तो सारा टाइम तो इसमें ही जाएगा क्या? तो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा इसका। और भेजा। ओके, तो 5 लोग ने भेजा इसका, चलो देखता हूँ। ओके, अच्छा चलो देख लेते हैं। ये तो वो, ये देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली। तो यहाँ पे जी कितना हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी हियर, जी एम बाई, तो मास उतना ही, मास आपने चेंज नहीं किया, बस आपने क्या किया, रेडियस को हाफ ऑफ इट प्रेजेंट रेडियस कर दिए ना, तो जी एम आर बाई 2 का होल स्क्वायर 4 जी एम बाई जी एम, जी डैश है, जी अगर पहले हमने माना था जी एम बाई आर स्क्वायर, इसको उठा के रख दो यहाँ पर, कितना 4 टाइम्स 4 टाइम्स, समझी बात, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कितने कितने बच्चों ने सही किया, प्रियांशु, ध्रुव, परम, आपका एक भी आंसर नहीं आ रहा है, क्यों भाई? परम आप भी करो आंसर, मौलवी का भी 1-2 आया, उत्तर नहीं आया। तो एक क्वेश्चन करो। यस, कितना है इसका, 14। सर लेकिन ये रियल लाइफ में नहीं होता है ना? रियल लाइफ में क्या, हाँ नहीं ऑब्वियसली रियल लाइफ में नहीं होगा वो, सिंकिंग वाला पूछ रहा ना। यस सर या मेरा बोलो बोलो। करेक्ट है 14। 14, एक मिनट, कौन बोल रहा है? या तो जो मून का रेडियस है 1/4 अर्थ का रेडियस है, मास 1/80 टाइम्स है ना, तो ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, ग्रेविटी जी एम बाई आर स्क्वायर ना।
ये अर्थ पे है मान लो। अभी मून पे कितना है, मास इज 80 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, और रेडियस कितना, 1/4 टाइम्स, तो ये हो गया r²/16। ठीक है, तो कितना हुआ ये, gm/r² इंटू 16/80, कितना हुआ ये, 1/5 1/5, हाँ 16/5, तो ये हो गया g/5, g/5 था। ठीक है, अभी थोड़ा फास्ट फास्ट जाऊंगा मैं, सर। तो हाँ बोलो बोलो। सर मैं यही पूछ रहा था कि ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो हाँ ऑलमोस्ट g/6 g/6 होता ही, ऐसी ऐसी करेक्ट। ये जस्ट क्वेश्चन बनाने के लिए आपको दे दिया रहेगा, या इनकी कुछ थोड़ी वाली अप्रोक्सीमेट कर ली होंगी, ऐसे कि इसके लिए g/5 आ रहा है। ठीक है, चलो 15 देखते हैं। ओके, the depth d at which the value of acceleration due to gravity becomes 1/n times the value at the surface is, फॉर्मूला क्या था, याद है बच्चों, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या, r-1/d r अपॉन r-1/d r अपॉन 1 माइनस डी, नहीं, अगर आप भेज सकते हो इसका आंसर तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, तो उसी टाइम पे भेज दो। हाँ, मुझे पता चल जाएगा आपने सही भेजा है कि नहीं भेजा। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, देखो ऑब्वियसली हमने एक फॉर्मूला देखा था जब हम, अब मैंने आपको आई थिंक बताया भी था, डिराइव किया था मैंने क्लास में ये फॉर्मूला, जब हम यहाँ पर एट अ डेप्थ डी पर हम जब हम आ गए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया था, g डैश वॉज न्यू g वॉज इक्वल टू g टाइम, याद है किसी को, 1 माइनस d/r, याद आया ये फॉर्मूला, याद आया कि नहीं आया। अब क्या बोले, g डैश बिकम g/n, 1/n टाइम्स द वैल्यू एट, ये क्या है, ये तो सरफेस पर है, और g डैश क्या बोले, 1/n टाइम्स द वैल्यू एट द सरफेस, तो g/n इक्वल्स टू g 1 माइनस d/r। तो जब सॉल्व वॉल्व कर लोगे आप तो कितना है, 1/n इक्वल्स टू 1 माइनस d/r। ठीक है, तो कितना हो गया ये, सर ये नहीं समझा, एक बार फिर से एक्सप्लेन करा। सिंपल है, सिंपल। देखो ये फॉर्मूला आपको मैंने, हम लोगों ने डिराइव किया था ना, g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस d/r, तो g ये क्या है, एट सरफेस है, और ये क्या है, एट डेप्थ है, तो एट डेप्थ कितना हो जाना चाहिए, 1/n टाइम्स एट द सरफेस, करेक्ट। g डैश कितना हो जाना चाहिए, दिया है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स द वैल्यू एट द सरफेस। ठीक है, समझ में आ रही है बात की नहीं, तो g डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 1/n टाइम्स g, इसको सॉल्व वॉल्व करोगे तो d की वैल्यू देख लो यहाँ पे कितनी आ गई, यहाँ पे d की वैल्यू आ गई 1/n माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस d/r, 1 माइनस 1/n इक्वल्स टू d/r, तो d इक्वल्स टू r n माइनस 1/n, इसका आंसर हो गया b। समझ में आया, आया समझ में, इस बच्चे समझ में आया कि नहीं आया, अभी समझे, इससे यस नो समथिंग, सर समझा। समझा। समझा नेक्स्ट सर। क्वेश्चन पे जाएं। द वेट ऑफ द बॉडी एट अ हाइट, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, सर नो चेंज ना। नो चेंज क्यों, अर्थ का रेडियस 6000 किलोमीटर है, वेट ऑफ द बॉडी एट अ हाइट 6000 किलोमीटर, ऑलमोस्ट कितना होगा, अर्थ का रेडियस है r, आप अभी r डिस्टेंस और चले गए, तो वेट कितना हो जाएगा, 1/4 1/4 1/4। अगेन देखो g की वैल्यू क्या है, g इज gm/r ना, तो न्यू g की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, जब हमारा ये डिस्टेंस कितना है, 2r है, तो gm/2r का होल स्क्वायर।
ठीक है, कितना हो गया ये 1/4 GM/R। तो ये हो गया बेसिकली G, दिस इज 1/4, ये G डैश, तो 1/4 हो गया। ठीक है, समझे क्यों 1/4 है? ठीक, वैल्यू ऑफ G इज दिस ना, जब हम इस पॉइंट पर हैं, जब हम यहाँ पर हैं तब ये वैल्यू G है, पर जब हम यहाँ पर होंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, G डैश की वैल्यू हो जाएगी GM/R प्लस H का होल स्क्वायर, यही हो जाएगी ना। ठीक है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझा कि नहीं समझा बच्चों ये? Anyone who didn't understood this? Anyone who didn't understood this? समझा सर। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अर्थ के साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आपको मालूम है, क्या फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का? भी एक्सप्लेन, -G(MEM/R) ना, यही होता है ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो भी अर्थ यहाँ पर कितना है, -mgre। ठीक है, तो एट अ हाइट RE, एट अ डिस्टेंस RE, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा अगेन? तो -mgre यहाँ पर है ना, तो -mgre कैसे आगे, देखो ध्यान से समझना इस बात को। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी -GM/R। ठीक है, ठीक, ये मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये स्क्वायर कर दो और इसको भी यहाँ पे R कर दो। ये तो कितना हो गया, ये -GM/R स्क्वायर M इंटू R, ये कितना हो गया, ये G हो गया ना, जैसे -mg हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, सर्कल से -mgr। ओके, तो अब जब आपने इस डिस्टेंस को डबल कर दिया है, जब आपने इस डिस्टेंस को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? अब ये 2R हो गया है, तो व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? -GM मास ऑफ अर्थ दिस ऑब्जेक्ट अपॉन 2R। ठीक, अगेन यहाँ पे R स्क्वायर कर दो, यहाँ पे R कर दो, तो GM/R स्क्वायर क्या हो गया, G हो गया, -mgr/2, -mgr/2, तो कितना होगा, -mgr/2। ठीक है, व्हाट्स द चैट? 17, गुड सिद्धेश। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और 17 में 18, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अभी बुक में दिया है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? √2GM/R। यस, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये अगर नहीं पता तो आपकी बुक में देख लेना, आपकी बुक में दिया हुआ है फॉर्मूला। ओके ओके, ये बताओ इसको कैसे करेंगे अगेन? सर सेम है। सेम है ना, यस। ओनली थिंग इज यहाँ पर क्या कर दिया, ये जो फॉर्मूला है 2GM/R, यहाँ पर मास को उसने क्या कर दिया, डेंसिटी के टर्म्स में लिख दिया है। देखो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था अपना, क्या था फॉर्मूला? G, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन R। ठीक है, तो देखो कौन सा सबसे, बस यहाँ से आई थिंक A आ जाएगा, सॉल्व कर लेना इस एक्सप्रेशन को। R स्क्वायर इज दिस, तो 2 दैट इज बेसिकली 8G/R
स्क्वायर इंटू रो 8/3 r बाहर आ गया, अंदर क्या आ गया 8/3 g पाई रो। ठीक है, तो दिस इज, समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? आया सर समझ में। 20 this इतना and इतना मीटर। Periodic time will be in the ratio 10√10। 10/10। तो हाँ, बस यहाँ पे भी आपको यही फॉर्मूला लगा देना। क्या फॉर्मूला? व्हाट इज केपलर्स थर्ड लॉ? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या था? ये था कि ये था? जल्दी से बताओ, अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप बता सकते हो। जल्दी बताओ बच्चों, क्या होगा? पहला होगा सर। पहला होगा पक्का? पहला होगा ना? यस ओके, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। चलो इस फॉर्मूला लगा देख लेते हैं। तो T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब। तो R1 R2 कितना दिया हमें? नेपट्यून एंड सैटर्न। ठीक है, तो T नेपट्यून T सैटर्न इज 10⁻13/10⁻12 3/2। कितना हो गया ये? 10⁻3/2। ठीक है, तो कितना हुआ ये? 10⁻3/2 मतलब हाफ। तो ये हो गया 10/10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। द पीरियड ऑफ सैटेलाइट in a circular orbit of r is t and period of another satellite in a circular orbit of radius 4r is। ओके, तो हाँ, यस, anyone saying something? t square is directly proportional to r cube। ये यहाँ पे भी लगा दो। T1/T2 is equal to r/4r to the power 3/2। मतलब t is directly proportional to r to the power 3/2। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है, यही है ना t। तो 4r पे T2 की वैल्यू हमें बेसिकली निकालना है। T1/T2 is 1/4 3/2। ठीक है, तो एक t हो गया, ये t डैश हो गया। तो ये कितना हुआ? ये बताएगा कोई? ये बताओ कितना होगा? देखो 1/4 को आप लिख सकते हो 1/2 टू द पावर स्क्वायर। दिस इज 1/4 ना, करेक्ट? तो 1/2 टू द पावर 2 इंटू 3/2 कितना? 2 से कैंसिल, ये 1/8। ठीक है, ये 1/8 हो गया। तो t डैश इज 3/8। ठीक है, कितने बच्चों का सही आया था ये? कितने बच्चों ने इसको कंसेप्ट लगा के सॉल्व किया था? रेज योर हैंड, जल्दी से बताओ, रेज योर हैंड अगर आपको आ गया था ये क्वेश्चन तो। ओके, ठीक है, एक का ही आया था, दो का आया था? ओके, दो बच्चों का आया था, गुड। तो माधव एंड मल्हार का आ गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइन।
पहले हम देख चुके हैं। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा इसका। DAB लेस होगा या BCD टाइम लेस होगा। चलो देखते हैं आप लोगों ने अभी कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया। DAB टाइम ज्यादा होगा या DBC टाइम या BCD टाइम ज्यादा होगा। कौन सा टाइम ज्यादा होगा? दोनों DAB इक्वल हो। कम होगा। कम होगा। इक्वल भी हो सकते हैं। DAB कम होगा। क्यों देखे, क्यों DAB कम होगा? तो बताएगा DAB कम क्यों होगा अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। बताओ क्यों इक्वल होगा, क्यों इक्वल नहीं, सॉरी, क्यों कम होगा डी। यस जल्दी बताओ क्यों कम होगा। ओके, तो ध्रुव का आंसर आ रहा है। ओके, क्यों कम होगा? ध्रुव का आंसर ए आ रहा है। बताओ ध्रुव क्यों ए होगा? ध्रुव, माधव, एनीवन बताओ ए क्यों होगा इसका? इसका आंसर ए क्यों होगा? एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? सर कम एरिया है तो कम टाइम लगेगा ना। अच्छा, हाँ एरिया से आप बोल सकते हो। यस, तो देखो, यस एरिया से हम इसको समझ सकते हैं। गुड। तो एक्चुअली दो तरीके हैं इसको समझने के। तो देखो, पहले तो प्लैनेट यहाँ से लेके यहाँ तक आया ना, तो ये इट हैज स्वेप्ट दिस एरिया, रेड वाला। और जब ये यहाँ पर ऐसे आ रहा है, ठीक है, और जब ये प्लैनेट ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो देन इट इज स्वीपिंग एक्चुअली कैन सी दिस होल एरिया। तो कौन सा एरिया बड़ा है? ब्लू इज ग्रेटर ना, ठीक है। तो दैट्स व्हाई time taken in DCB will be more. So time taken in traveling DAB is less, and than that for BCD with some time. समझी बात? आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ पे फोर्स भी ज्यादा लग रहा है। देखो यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रहा है मतलब टाइम टेकन, फोर्स ज्यादा लग गया मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अपनी बुक में दिया है, mv²/r। तो अगर फोर्स ज्यादा है तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी ना, ऐसे भी हम सोच सकते हैं इसको। ठीक है, चलो। अच्छा ये बताओ, ये एक्चुअली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट इसका आंसर क्या होगा? सर RT इज इक्वल टू RV। RT इज इक्वल टू यस, ठीक है। सर बट व्हाई? ये एक्चुअली जो मून का जो रोटेशन होता है ना, इट टेक्स ऑलमोस्ट सम 23 days to rotate on its axis, and also takes that many days to revolve on its around Earth. तो एक फैक्ट है। सेम इज फॉर मरकुरी ऑल्सो। मरकुरी जो प्लैनेट रहता है ना आपका, जितना टाइम उसको सन के चक्कर काटने में लगता है, उतना ही टाइम, मतलब क्या बोलते हैं, उतना ही टाइम उसको अपने एक्सिस में भी रिवॉल्व करने में लगता है। मतलब अगर आप मरकुरी में रहोगे, ठीक है, तो डे जो रहेंगे वो 83 डेज के डे रहेंगे वहां पर। 83 डेज का एक दिन रहे, मतलब दिन रहेगा, फिर 83 डेज की फिर रात हो जाएगी। वैसा रहता है मरकुरी में, ठीक है, ऐसा है। ओके, तो इसका आंसर RT इज इक्वल टू RV। रोटेशन इज एक्चुअली इक्वल टू रिवोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं।
तो याद रखना 23 डेज कुछ तो लगता है, इसीलिए दैट I mean phase of the moon you can't associate with this, but remember this fact to remember. Okay. Okay, बताओ. Motion is super motion of a satellite revolving around the earth. Motion of a satellite revolving around the earth. तो ये वाला ग्राफ सही है, ये वाला ग्राफ सही है, ये वाला ग्राफ सही है, ये वाला ग्राफ सही है. सर ये आपने होमवर्क में दिया था ना? दिया था मैंने. हाँ सर। बताओ फिर कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें. सी। सी आएगा ना. करेक्ट. क्यों सी आएगा? बिकॉज हमें मालूम है क्या, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. ठीक है, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, दिस इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्प्रिंग बैलेंस इज मेजर्ड डैश ऑफ अ बॉडी ने. Actual weight of a body. एक्चुअली अगर आप देखो, इट इज मेजरिंग एपरेंट वेट. क्यों एपरेंट वेट है? एनी रीजन? चलो मैंने आपको आंसर बता दिया इसका. वो Sir, it कैलिब्रेशन क्या क्या? कैलिब्रेशन mass, आर्टिफिशियली किए हुए होते हैं ना. क्योंकि देखो एयर क्या है, एयर एक फ्लूइड है ना. आप एयर में हो तो इफ यू आर इन एयर, तो यू आर डिस्प्लेसिंग सम एयर और नॉट. व्हेन यू आर डिस्प्लेसिंग सम एयर, तो उसकी वजह से कुछ अपथ्रस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा आपको? समझा कि नहीं समझा ये बात? एयर के हाँ अंदर सर. आपको कुछ अपथ्रस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना. यस और नो? यस. यस. यस, बिकॉज एयर के अंदर आपको अपथ्रस्ट लगेगा, इसलिए वो एपरेंट वेट मेजर कर रहा है. देखो एपरेंट वेट कब मेजर होता है? जब ये तो एम्प्टी हो गया और अगर इसने कुछ फ्लूइड डिस्प्लेस कर दिया इस मास में. ठीक है, तो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उतने का इस पर एक बॉइंट फोर्स लगेगा. ठीक है, तो वी कैन से एपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी. ओके, ओके, ये बताओ जल्दी से. ये है इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन है. इसमें थोड़ा आपका ये इसका भी रिवीजन हो जाएगा. चलो ये बताओ जल्दी से. एम एंड एम बी ड्रॉप फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट्स ए एंड बी. द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द टू टू कवर दीज डिस्टेंसेस आर. Sir, कौन सा? option C. ओके, चैट में Option C. सी. क्यों? Sir, because distance is directly proportional to the time square. अच्छा, यस. तो हमें फॉर्मूला क्या मालूम है? h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 8t स्क्वायर. तो अगर ये टर्म 0 हो गया तो t आप बोल सकते t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ बराबर है. ठीक है, तो t1 बाई t2 हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे a अपॉन b कितना हो गया x. ठीक है, करेक्ट ना? तो a हो जाएगा. गुड. हाँ. Sir, A upon B कैसे? क्योंकि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट. समझ Sir, नहीं आ रही बात? root of A is to root of B होना चाहिए. अच्छा यस यस, आई एम सॉरी. हाँ, मैंने यहाँ पे वही लिखा, t1 t2 इज रूट ऑफ a. मैंने यहाँ पे आई एम सॉरी फॉर दिस. इसका आंसर होगा रूट ऑफ a अपॉन रूट ऑफ. ठीक है, t square upon t2 square will be a upon b, but here we are asking t1 by t2, that is root of a upon b. ठीक है, समझा ना? ओके. ओके, अब ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. इसको बताओ अच्छा कितना है, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए बता दूंगा इसका आंसर कितना है. बिना सॉल्व किए आपको बता दूंगा कितना है. Sir, आपने वो रेशियो बताया था 1:3:5. या 1:3:5 अगर आपने कर लिया ना इसको, तो बिना हाँ. सॉल्व किए आपका आ जाएगा इसका आंसर. Yes sir, वैसे ही किया है.
वैसे ही किया है, कितना आता है इसको वैसे करके? 5। 5। तो देखो एक टेक्निक मैंने आपको बताई, कोई भी एक्सीलरेटेड मोशन हो, ठीक है, कोई भी एक्सीलरेटेड मोशन हो तो ये 0 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 सेकेंड में ये डिस्टेंस अगर मान लो आपका x है तो ये डिस्टेंस आपका 3x होगा 2 सेकेंड में। 3x कितना डिस्टेंस है? इतना डिस्टेंस है। x कितना डिस्टेंस है? इतना डिस्टेंस है, ठीक है। तो 3 सेकेंड में कितना होगा? ये 5 सेकेंड हो जाएगा, 5x लाइक दैट। तो फर्स्ट 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने? x प्लस या 1x प्लस 3x प्लस 5x, दैट मेक्स इट हाउ मच? 5 6 7 8 9 9x इन फर्स्ट 3 सेकेंड, ठीक है। अब 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 4 सेकेंड में यहाँ पे ये हो जाएगा 7x, और फिर 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 5 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस कवर होगा 9x, क्योंकि देखो x 3x 5x 7x 9x, तो 5 सेकेंड में उसने मूव किया। तो बिना सॉल्व किए हमने इसको इस क्वेश्चन को बता दिया कितना होगा, ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस ये रेशियोज मालूम है तो। ओके, समझी बात कि नहीं समझी? समझी बात कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया बॉडी एयर रेजिस्टेंस वाला। Okay. ये बताओ, a ball is thrown vertically upward from the top of a tower at 4.9 meter per second. It strikes the pond near the base of the tower after 3 seconds. तो सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्री फॉल। हाँ, तो इसका देखो कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पे? h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो h टॉप ऑफ द टावर ना, तो टॉप ऑफ द टावर मतलब 4.9। अच्छा ओके, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। देखो यहाँ पर हमें कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगानी है। ये तो समझो आपका टावर है, ठीक है, ठीक। अब आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका है, कितनी स्पीड से? 4.9। कैसे फेंका है? ऊपर की तरफ। आई रिपीट, ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। अब आप यहाँ पे पहुंच गए, ठीक। इस टोटल यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड लगे आपको। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको मालूम है ये जो इक्वेशन है दे आर वेक्टर इक्वेशन, करेक्ट। तब डायरेक्टली यहाँ पर यू कैन यूज दिस, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, डायरेक्टली लगा दो ये। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है आपका h, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, ओके, पहले वहाँ पे वेरिएबल्स लिख लेते हैं हम लोग। तो मेरे वेरिएबल्स क्या क्या हैं? तो मेरी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी इज प्लस 4.9 मीटर पर सेकेंड। क्यू प्लस, क्योंकि ऊपर की तरफ है, ये ओरिजिन पकड़ेंगे, यहाँ से मोशन शुरू हो रहा है, उस पॉइंट को ओरिजिन पकड़ेंगे, ठीक है। इट स्ट्राइक्स द पॉइंट नियर द बेस ऑफ द टावर। टाइम कितना है? टाइम इज 3 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक। और हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ये तो हाइट ऑफ द टावर एक्चुअली यहाँ पे आपकी निगेटिव, जब आप निकालोगे तो हाइट ऑफ द टावर आपका नेगेटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस नेगेटिव होगी, ऑब्वियस सी बात है ना, ये डिस्टेंस नेगेटिव होगी आपकी। सर ठीक है, यहाँ पे हम 2 इक्वेशंस भी लगा सकते हैं ना, एक इक्वेशन थ्रो करके ऊपर और वेलोसिटी 0 होने एक्सीलरेशन। तक। लेकिन आप 2 इक्वेशन लगाओगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। वैसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। आप वैसा भी कर सकते हो, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम जाएगा आपको। इस क्वेश्चन को करने के एक और तरीके वो भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। बट वो इंट्यूशन से है, अगर आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ऑलवेज बी ऑन सेफर साइड। आप मतलब डायरेक्टली इक्वेशन से सॉल्व करो, ठीक है। एक और तरीके से इसको देखो कर सकते हैं, अब बताता हूँ क्या तरीका है। तो यहाँ पर जो h हो जाएगा, कितना हो जाएगा? h इज इक्वल टू यू टी
ये u है, v नहीं है, तब बोलो ये u है, ये u है, ठीक है। ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लिख देते हैं इसको। u कितना हो गया 4.9 इंटू 3 माइनस हाफ, g इज 9.8 इंटू टी, टी इज अगेन टी स्क्वायर, इसको 9 कर दो, ठीक है। और 2 ये कितना हो गया, ये 4.9 हो गया ना, 2 4.9, तो 4.9 इंटू 3 माइनस 9 कितना हो गया ये 4.9 इंटू 6 कितना हुआ, जल्दी से बताओ। 6 9 जा 54, 6 9 जा 50, 6 4 जा 24, 24 24 प्लस 5 तो 24 29, तो 29.4 मीटर, दैट्स योर आंसर। So this is your answer. ठीक है, देखो इसको एक तरीके से और आप सॉल्व कर सकते हो, दिस वन मोर वे ऑफ सॉल्विंग। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, तो दिस इज सिंपली बाय इक्वेशन ऑफ मोशन। एक और तरीके से कर सकते हो, आप जो बोल रहे थे 2 इक्वेशन लगाओगे तो उसकी भी जरूरत नहीं है एक्चुअली, आपको मालूम है ये 4.9 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ तक जाने में? हाफ सेकेंड लगेंगे। और इसी तरह इसको एक रब कर देता हूँ, यहाँ, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में क्यों हाफ सेकंड लगेंगे, बिकॉज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगर स्पीड मेरी 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जो कि इसका हाफ है, तो ग्रेविटी की वजह से ये हाफ सेकंड में ही जीरो वेलोसिटी अटेन कर लेगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में इसको अनदर हाफ सेकंड लगेंगे, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगा, करेक्ट। और यहाँ पे अभी 1 सेकंड चला गया, तो मतलब अब यहाँ से यहाँ तक उसको जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लगे। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकंड, तभी तो टोटल 3 सेकंड लगे ना उसको, ठीक है। अब आप ये इक्वेशन लगा दो, अब आपको क्या पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी इज हाउ मच 4.9 माइनस 4.9 मीटर पर सेकेंड, हाइट ऑफ दैट बिल्डिंग h पकड़ लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है, और टाइम कितना है 2 सेकेंड है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -, तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, ut कितना हो गया 4.9 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू t इज, ठीक है, बोलते हैं कितना आ गया ये, कितना आ गया ये तो 9.8, एक समय डायरेक्टली कैलकुलेटर से यूज कर लेता हूँ इस जगह पर, इट शुड बी करेक्ट, समझ रहे हैं 4.9 इंटू 2 माइनस, कितनी मिस्टेक हो गई क्या यहाँ पर, हाँ ओके 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 ओके, ये देखो ये क्या मिस्टेक हुई है, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा ना, तो अभी इसको नेगेटिव लेना, हाँ अभी आ रहा है, तो इसको -29, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं है? देखो u की वैल्यू कितनी है -4.9 है, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, तो आपको हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ करोगे तो कुछ मिस्टेक नहीं होगी आपकी, करेक्ट कभी भी। तो बिकॉज यहाँ पर अभी मुझे पता चलिए यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 4.9 इस डायरेक्शन में, तो आई एम टेकिंग इट नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वैसे भी ये देखो ये हाँ सर, समझ में आ रहा है। 4.9 इंटू 2 इंटू 2 4, और ये 4.9 इंटू 2 ऑलमोस्ट 4.9 इंटू 6 ही हो गया एक तरीके से मैथमेटिकली अगर आप देखोगे, बट ठीक है, दैट आपको तो सॉल्व करना तो सॉल्व इट लाइक, समझी ना बात, यस और नो बच्चों? हाँ सर। ठीक है, चलो तो 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। So with this we end the discussion of the paper on gravitation. So I hope आपको सब क्वेश्चन समझ में आए हैं, ठीक है।